एडिट। मॉनिटर को थोड़ा सा ऐसे करो। कौन कौन नमन और सोनम? नमन और सोनम चलो। हम लोग पढ़ रहे थे टेंसर, चैप्टर सेकंड यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड चल रहा था टेंसर वाला, जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स कर लिए थे। पहला टॉपिक हमने करा था क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन, वो कंप्लीट हो गया था हमारा। उसकी हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर मैंने कल के लेक्चर में आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, वो भी कल कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब इस चैप्टर के हम 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन एंड सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 चैप्टर आपके ये 2 टॉपिक्स आपके चैप्टर 2 के कंप्लीट हो चुके हैं और अपन फर्स्ट चैप्टर तो वो कर ही चुके हैं। आज मैं नया इसका टॉपिक थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। वो टॉपिक का नाम है आपका टाइप ऑफ टेंसर, टेंसर के टाइप्स। आइए, नया टॉपिक है टाइप ऑफ टेंसर। यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मिलता है इस चैप्टर में से। टाइप ऑफ टेंसर के अंदर से आप टेंसर्स के टाइप पढ़ेंगे, उसके अंदर से आपको ये मिलेंगे इनके टॉपिक्स के, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा टाइप ऑफ टेंसर के अंदर से। अभी तक तो जो पढ़ा था वो मैकेनिक्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, इस वजह से आपको ज्यादा उसके अंदर तो कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन अब जो स्टार्ट करूंगी मेन यहाँ से स्टार्ट है आपका चैप्टर टाइप ऑफ टेंसर। चलिए डालिए टॉपिक टाइप ऑफ टेंसर। हम टेंसर के टाइप पढ़ने जा रहे हैं और आप 3 टाइप पढ़ेंगे इसके। इनवेरिएंट टेंसर, 3 टाइप्स होते हैं टेंसर के। फर्स्ट टाइप इनवेरिएंट टेंसर, सेकंड टाइप, पहला है आपका इनवेरिएंट, सेकंड है आपका कॉन्ट्रावेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, एंड थर्ड वन इज कोवेरिएंट टेंसर। एक वो पढ़ेंगे, वो कभी कभी आ भी जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है, वो आपका फोर्थ है, वो है आपका मिक्स्ड टेंसर। ये 4 टाइप्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 टेंसर है इनमें, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट एंड मिक्स्ड। इनवेरिएंट बहुत इजी सा टेंसर है, इसलिए पेपर में नहीं पूछा जाता इनवेरिएंट टेंसर। मेन जो पूछा जाएंगे वो पूछे जाएंगे हमसे कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड टेंसर। जो मिक्स्ड टेंसर होता है वो 2 टेंसर का मिक्स होता है, उसके अंदर कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट 2 टेंसर मिलके ये तीसरा टेंसर बनता है, जिसे नाम दिया जाता है मिक्स्ड टेंसर। इनवेरिएंट टेंसर क्या होता है? इनवेरिएंट मतलब कांस्टेंट, इनवेरिएंट का मतलब है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू आएंगी वो सब इनवेरिएंट टेंसर के अंदर होंगी। कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में डिफरेंस है, वो मैं जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। और ये दोनों टेंसर जब मिल जाते हैं तब बनता है आपका मिक्स्ड टेंसर। पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन इनवेरिएंट टेंसर। मैंने टेंसर आपको बताए हैं क्या होता है, 2 फ्रेम में पढ़ते हो टेंसर आप, कल क्लास हुई थी तब मैंने बताया था। 2 फ्रेम होते हैं, एस फ्रेम और दूसरा फ्रेम होता है एस डैश फ्रेम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एस फ्रेम जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एस डैश फ्रेम होता है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। अब इनको अगर टेंसर फॉर्म में लिखना है तो एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को टेंसर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्स को लिखते हैं, अब मैं लिख रही हूँ इन टेंसर फॉर्म। टेंसर फॉर्म में एक्स को लिखते हैं x1, वाई को लिखते हैं x2, जेड को लिखते हैं x3। एस फ्रेम के अंदर टेंसर फॉर्म में x को लिखोगे x1, y को लिखोगे x2, z को लिखोगे x3। एस डैश फ्रेम में टेंसर फॉर्म में x1 को लिखोगे, x डैश को लिखोगे x बार। डैश जो होता है वो एस डैश फ्रेम के लिए चलता है, और जब इसे टेंसर फॉर्म में लिखा जाता है तो डैश की जगह लगाया जाता है बार और 1। y को लिखा जाता है x2 और बार, और z को लिखा जाता है x3 और बार। ये तो एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट है टेंसर फॉर्म के अंदर, ये एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट है टेंसर फॉर्म के अंदर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं टाइप ऑफ टेंसर स्टार्ट करवाती हूँ। जो मैंने बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एस फ्रेम के अंदर x1, x2, x3 रहते हैं, एस डैश फ्रेम के अंदर टेंसर फॉर्म में x बार 1, x बार 2, x बार 3 रहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं टाइप ऑफ टेंसर स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको इनवेरिएंट टेंसर, फिर कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड टेंसर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनवेरिएंट टेंसर। रफ कर रही हूँ मैं इसको। फर्स्ट, इनवेरिएंट टेंसर। इनवेरिएंट टेंसर को हम दो फ्रेम के अंदर लिखेंगे, एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में। पहले मैं कार्टेशियन के लिए लिखूंगी, फिर इसे मैं टेंसर फॉर्म के लिए लिखूंगी। पहले मैं इसे एस फ्रेम में लिखती हूँ, इन एस फ्रेम। इनवेरिएंट टेंसर में एक फंक्शन मानती हूँ फाई, जो कि किस किस का फंक्शन है? एस फ्रेम के अंदर है तो किस किस का फंक्शन होगा? एक्स का, वाई का एंड जेड का। इनवेरिएंट टेंसर बन रहा है। इनवेरिएंट टेंसर के अंदर हमने माना कोई एक फंक्शन है फाई, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? एस फ्रेम है तो किस पर डिपेंड करेगा? एक्स पर, वाई पर और जेड पर। कोई एक फंक्शन जिसको हम तीन कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन कर रहे हैं वो आपका एक्स, वाई, जेड है। ये जो लिखा है वो मैंने लिखा है एस फ्रेम के अंदर। अगर मैं इसे एस डैश फ्रेम में लिखूं तो कैसे लिखेंगे? इन एस डैश फ्रेम। अभी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में लिख रही हूँ, मैंने इसे अभी टेंसर फॉर्म में नहीं लिखा है। एस डैश फ्रेम में लिखेंगे तो फाई की जगह फाई को डिफाइन कर रहे हैं। कौन से फ्रेम में डिफाइन कर रहे हैं आप? एस डैश फ्रेम के अंदर। तो इस पर लगा देते हैं डैश। किस किस पर डिपेंड करेगा? एक्स डैश पर, वाई डैश पर और जेड डैश पर। ये करेगा आपका एस डैश फ्रेम के अंदर। अब मुझे इसको टेंसर फॉर्म में लिखना है। अगर टेंसर, क्योंकि हम टेंसर पढ़ रहे हैं तो इसको मैं टेंसर फॉर्म में लिखती हूँ। आइए, इन टेंसर फॉर्म। फाई जनरल फंक्शन है तो फाई को तो लिखते हैं फाई। टेंसर में फाई को फाई ही रहता है। फाई इज द फंक्शन ऑफ which one quantities? x, y and z। टेंसर फॉर्म में लिखना है तो x को लिखेंगे x1, टेंसर फॉर्म में y को लिखेंगे x2 एंड z को लिखेंगे x3। इसका मतलब जो ये फंक्शन है उसको हमने तीन क्वांटिटीज में डिफाइन किया है। फाई इज द फंक्शन ऑफ x1, फाई इज द फंक्शन ऑफ x2, फाई इज द फंक्शन ऑफ x3। ये फाई फंक्शन है। और जनरल वे में लिख रहे हैं, जो फाई है, फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स आई।
आई क्यों लिखा है? आई की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। ये आपका टेंसर फॉर्म में नोटेशन है और ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में नोटेशन है। दोबारा सुनिए, एस फ्रेम इनवेरिएंट टेंसर अभी मैंने बताया नहीं है क्या है, मैंने तो केवल आपको कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए हैं। फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन एस फ्रेम। एस फ्रेम में ही इन टेंसर फॉर्म में नोटेशन करते हैं इसका, फाई तो फाई ही रहता है। एक्स को लिखते हैं टेंसर फॉर्म में x1, वाई को लिखते हैं x2, जेड को लिखते हैं x3। ये आपका टेंसर फॉर्म में है। अब इसको जनरल लिखना है, फाई इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, तीन क्वांटिटीज हैं तो मैंने इसको जनरल लिख दिया xi। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, या तो x1 हो जाएगा या x2 हो जाएगा या x3। ये आपका नोटेशन एस फ्रेम को हमने लिखना है टेंसर फॉर्म में। अब लिखते हैं एस डैश फ्रेम को। आइए जरा, यहाँ पर था फाई डैश, डैश जो है वो एस डैश फ्रेम के अंदर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब मुझे इसका टेंसर फॉर्म बनाना है तो डैश को जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं टेंसर में? बार से। आइए, फाई बार, फाई डैश है तो फाई डैश का हो जाएगा फाई बार इक्वल्स टू फाई बार। एक्स डैश, एक्स डैश को किस में लिखते हैं? एक्स बार 1, क्योंकि एक्स को लिखते हैं x1 और डैश फंक्शन है तो बाहर लग गया, कॉमा। वाई डैश, वाई को लिखते हैं x2, डैश फंक्शन है तो 2 लग गया, और जेड को लिखते हैं x3 और डैश में है तो बाहर लग गया। इसको डिफाइन करना है दूसरे में, और फाई बार इक्वल्स टू फाई बार x बार 1 x बार 2 x बार 3, इसको लिख देंगे x बार आई। ये भी टेंसर फॉर्म है, ये भी टेंसर फॉर्म है, दोनों टेंसर फॉर्म है। वेयर यहां पर भी आई की वैल्यू कितनी है? 1 2 एंड 3। अब मैं बता रही हूं, ये तो मैंने डिनोटेशन बताई है टेंसर फॉर्म के अंदर। अब इनवेरिएंट टेंसर होता क्या है? इनवेरिएंट टेंसर वो होता है टेंसर फॉर्म के अंदर एस फ्रेम के फंक्शन और एस डैश फ्रेम का फंक्शन बराबर हो जाए। टेंसर फॉर्म में एस फ्रेम का फंक्शन और एस डैश फ्रेम का फंक्शन इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे ये कौन सा टेंसर है? इनवेरिएंट टेंसर। इनवेरिएंट टेंसर आर दोज टेंसर इन विच as quantities of S frame and the quantities of S dash frame both are equal is known as invariant tensor. invariant tensor की पहचान हमने दो निकाले, ये फंक्शन और ये फंक्शन, दोनों की वैल्यूज क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो ये फंक्शन क्या होगा? इनवेरिएंट फंक्शन। मतलब फाई इक्वल्स टू फाई बार या फिर फाइव एक्स वाई x1 x2 x3, ये जो हो जाए वो फाइव बार एक्स बार 1 एक्स बार 2 एक्स बार 3, या फिर दूसरा फाइव एक्स आई। अगर फाइव एक्स बार आई के बराबर हो जाता है तो इस टेंसर को बोला जाता है इनवेरिएंट टेंसर। इनवेरिएंट टेंसर आर दोज टेंसर इन विच both the functions in S frame and S dash frame both are equals, then these tensors are known as invariant tensor. स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला टेंसर टाइप का मैंने बता दिया है, टाइप ऑफ टेंसर में पहला इनवेरिएंट टेंसर क्या होता है? अगर टेंसर की एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम के अंदर दोनों क्वांटिटीज इक्वल होती हैं तो उसे बोला जाता है इनवेरिएंट टेंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट बताऊं? अगर ये क्लियर है तो सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। आइए, और ये कितनी डिग्री का टेंसर होता है? इसकी कोई डिग्री नहीं होती, ये होता है 0 डिग्री का टेंसर। इसको बोलते हैं 0 डिग्री का टेंसर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। बराबर होने से दोनों की डिग्रीज कैंसिल हो जाती हैं। कैंसिल होने से ये इसकी जो डिग्री निकलती है वो 0 निकलती है। कुछ भी डिग्री होगी, आई और आई सेम है, कट जाएंगी, तो डिग्री क्या होती है इसकी? 0। इसलिए इनवेरिएंट टेंसर को कौन सी डिग्री का टेंसर कहलाता है? ये
0 डिग्री। ये पूछा जाता है पेपर के अंदर कि इनवेरिएंट टेंसर कितनी की डिग्रियां कितनी होती हैं, तो आप बोल देंगे कि इनवेरिएंट टेंसर की डिग्री कितनी होती है 0, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज इसके अंदर इक्वल होती है। इक्वल होने की वजह से डिग्रीज कैंसिल आउट हो जाती हैं और ये जो टेंसर बनता है वो 0 डिग्री का टेंसर होता है। पहला टेंसर कंप्लीट इनवेरिएंट टेंसर। और ये वाला टेंसर बहुत कम पूछा जाता है। मेन जो पूछे जाते हैं वो 3 टेंसर पूछे जाते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट एंड मिक्स्ड टेंसर। चलिए सेकंड वाले पे स्टार्ट करते हैं। सेकंड डालिए कॉन्ट्रावेरिएंट। दूसरा पढ़ा रही हूँ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। पहला पढ़ा हमने इनवेरिएंट टेंसर जो कि 0 डिग्री का टेंसर है। दूसरा पढ़ रहे हैं हम कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर आपके 2 डिग्री का होता है, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। आपको कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के अंदर 2 डिग्रियां पढ़नी है। ये 0 डिग्री का टेंसर नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं होती हैं। इक्वल नहीं होने की वजह से इसको हम 0 डिग्री का टेंसर नहीं बोलते हैं। टाइप ऑफ टेंसर में केवल एक ही ऐसा टेंसर है जो 0 डिग्री का होता है, वो इनवेरिएंट टेंसर है। ये वाला टेंसर जो है वो आपका फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, कितनी भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन सिलेबस में आपको जो पढ़ने हैं वो 2 डिग्री पढ़नी है, फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री। उससे ज्यादा आपको कोई नहीं पढ़नी है। 3, 4 तो ऐसे तो बहुत सारी डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर जितना है उतना पढ़ेंगे हम। 2 डिग्री पढ़नी है, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। पहली डिग्री में पढ़ा रही हूँ फर्स्ट डिग्री के टेंसर के लिए। पहला इसका पढ़ रहे हैं फर्स्ट डिग्री और फिर पढ़ाऊंगी इसकी सेकंड डिग्री, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है? कोई भी एक फंक्शन है आई। अच्छा, डिग्री का फर्क क्या है? जैसे इसकी पावर कितनी है, पावर कितनी है इसकी, आई है केवल, तो मतलब इसकी पावर 1 है, तो कितनी डिग्री का ये? फर्स्ट डिग्री का। अगर मैंने लिख दिया ए की पावर आई जे, कितनी डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। मैंने लिख दिया आई जे के 3 डिग्री का। जितनी आगे बढ़ती जाएंगी पावर उतनी इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होंगी, लेकिन आपको इतनी ज्यादा नहीं पढ़नी है, आपको केवल 2 तक पढ़ना है। एक तो पढ़ना है ए आई के लिए और एक पढ़ना है ए जे के लिए। अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन। वही 2 फंक्शन लेने, एक एस फ्रेम के अंदर और एक एस डैश फ्रेम के अंदर। आपको क्या करना है, जो एस फ्रेम में टेंसर होगा उसे कन्वर्ट करना है एस डैश फ्रेम के टेंसर में। स्टार्टिंग करते हैं एक एस फ्रेम और एक लेते हैं अपन एस डैश फ्रेम। ये 2 फ्रेम है। एस फ्रेम के अंदर हमने कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी मानी, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ले सकते हो, ए बी सी डी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए। मैंने माना कोई जो एस फ्रेम के अंदर फिजिकल क्वांटिटी है वो ए आई है। फिजिकल क्वांटिटी क्या मानी हमने? ए आई, जो कि किस किस का फंक्शन होगी, किस किस पर डिपेंड करेगी? ये वाला ए आई एक्स पर, वाई पर, जेड पर। आप तो पढ़ चुके बहुत अच्छे से। ए आई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, जिसे हम टेंसर फॉर्म में लिख रहे हैं तो x1 x2 x3, और x1 x2 x3 को क्या लिख देते हो आप जनरल? xi। इसका मतलब जो ए आई इज द फंक्शन ऑफ एस फ्रेम के अंदर किसका फंक्शन है? ए आई एक्स आई का। या तो एक्स आई लिख लीजिए या x1 x2 x3 लिख लीजिए, वो आपकी इच्छा है। मैं तो एक्स आई लेके चल रही हूँ केवल। सेम एस डैश फ्रेम के अंदर कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मानी मैंने जे, और एस डैश फ्रेम पढ़ रहे हो तो इस पे क्या लगेगा? बार। सही बात है, जब आप एस डैश फ्रेम पढ़ रहे हो तो आप क्या लगाओगे? बार। और ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है? ये किसका फंक्शन होगी? बार वाले फंक्शनों का। और बार वाला फंक्शन जो होगा ए बार जे, वो किस कौन कौन से होंगे? एक्स बार,
एक्स बार 1, एक्स बार 2 और एक्स बार 3 का फंक्शन होगा। अब क्या करना है हमें, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को मैं जो आपका एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हैं उसे ट्रांसफॉर्म करना है एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट के अंदर। ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे इन दोनों में रिलेशन चाहिए, किस किस में, ए बार जे में और ए आई में। आपको क्या करना है, एस डैश फ्रेम को ट्रांसफॉर्म करना है एस फ्रेम में, ये काम करके लाना है। ट्रांसफॉर्म करना है एस डैश फ्रेम को एस फ्रेम के अंदर। अब मुझे ये पता है मैंने एस डैश फ्रेम के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी लेके चल रही हूँ वो लेके चल रही हूँ ए बार जे, तो इसका मतलब ए बार जे जो एस डैश फ्रेम में है उसको ट्रांसफॉर्म किस में करके लाना है, एस फ्रेम के अंदर। एस फ्रेम में जो फिजिकल क्वांटिटी लेके चल रही हूँ वो क्या लेके चल रही हूँ, ए आई। कन्वर्ट किस में करके लाना है आपको, ए आई के अंदर। एस डैश फ्रेम को ट्रांसफॉर्म करना है एस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम की फिजिकल क्वांटिटी को ट्रांसफॉर्म करके लाना है एस फ्रेम की फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। अब कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है वो यहीं पर कॉन्ट्रावेरिएंट का पता चलेगा। आइए, ए बार जे, अगर यहाँ पर जे है तो फंक्शन में डेल एक्स बार जे तो ऊपर आएगा, यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो वाला फंक्शन ऊपर चलता है और जो यहाँ वाला फंक्शन होता है वो नीचे आता है। ये आपका कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को ओपन करने का तरीका है। जो इधर फंक्शन होगा वो ऊपर आता है और जो इधर फंक्शन होता है वो नीचे आता है। तो ये जो टेंसर है, जो ये रिप्रेजेंटेशन है टेंसर की, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। ये रिप्रेजेंटेशन कौन सी रिप्रेजेंटेशन कहलाती है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। पहचान मैंने बता दी है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की। इस फंक्शन का जो कोऑर्डिनेट है वो ऊपर और इस फंक्शन का कोऑर्डिनेट नीचे, और ये आपका बताता है चेंज इन दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। एक्स बार जे में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, एक्स आई के रेस्पेक्ट में एक्स बार में जो चेंज हो रहा है उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। और यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होता है, इसको डालते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने जो करना है, मैंने जो लेके चली हूँ वो लेके चली हूँ एस डैश फ्रेम को एस फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन, और जो मैं निकाल के लाने वाली हूँ वो मैं निकाल के इसका उल्टा करने वाली हूँ। अब मुझे जो निकाल के लाना है वो निकाल के लाना है एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम में। मतलब अब जो डेरिवेशन करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ करने वाली हूँ ब्लैक बोर्ड को। अब मैं करने क्या वाली हूँ, एस डैश फ्रेम को एस फ्रेम में तो लिख दिया, अब इसका आर्टिकल सॉल्व करेंगे और उल्टा रिजल्ट लेके आएंगे। उल्टा रिजल्ट मतलब एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम में। मैं बता रही हूँ लास्ट में रिजल्ट क्या आने वाला है, ये तो निकालना है जो मैं लिखने वाली हूँ। जो रिजल्ट निकलेगा वो निकालना है आपको एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम में। एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ तो एस फ्रेम का आ जाएगा ए आई, या एस डैश फ्रेम का आ जाएगा ए बार जे। अब पता है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर पढ़ रहे हैं तो जो इधर क्वांटिटी है वो ऊपर और जो इधर क्वांटिटी है वो नीचे। तो इधर क्वांटिटी आई वाली है तो ये तो ऊपर और इधर क्वांटिटी जे वाली है तो ये बार वाला फंक्शन नीचे। ये आपको रिजल्ट ड्राइव करके लाना है और लेके क्या चलना है आपको, ये फंक्शन। इस फंक्शन से आंसर जो निकलेगा, रिजल्ट जो निकलेगा वो ये लेके आना है। जब, और मैंने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का आपको रिप्रेजेंटेशन बताया है, जो ये वाली साइड होती है वो ऊपर आती है, ये साइड नीचे। मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसमें चेंज इसके रेस्पेक्ट में होता है, सेम इसमें चेंज इसके रेस्पेक्ट में होता है, तो इसे बोला जाता है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। एलएचएस में चेंज आना विद रेस्पेक्ट टू आरएचएस इज नोन एज कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर होता है। मैं इसको लेके चल रहे हैं, एस डैश फ्रेम को एस फ्रेम में लिख दिया हमने, और रिजल्ट जो लेके लाना है वो लेके आना है आपको एस फ्रेम का एस डैश फ्रेम के अंदर। अब इतना रिजल्ट अपन लेके चलते हैं। इस फंक्शन को एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिखिए। ये आपका इसमें कब कन्वर्ट होगा, जब नीचे तो बार वाला फंक्शन आ जाए, क्योंकि नीचे बार चाहिए, और ऊपर बार वाला फंक्शन हट जाए।
ऊपर बिना बार वाला फंक्शन चाहिए। तो आपको इस क्वांटिटी को ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है जिसमें नीचे तो बार हो और ऊपर बार नहीं हो, क्योंकि अगर नीचे बार होगा तो बार से बार काट देंगे, ऊपर बार होगा तो वो बच जाएगा। तो आपका ये वाली क्वांटिटी निकल आएगी। ऊपर बार नहीं होना चाहिए और नीचे बार होना चाहिए, ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय, किससे मल्टीप्लाई करें कि ऊपर तो बिना बार का फंक्शन हो और नीचे बार वाला फंक्शन हो। बिना बार का मैं ले रही हूँ डेल एक्स के, कुछ भी ले लो, एल एम जे पी जो आपकी इच्छा हो। मैंने लिया क्योंकि मुझे ये हटाना है बार वाला, ये वाला फंक्शन हटाना है, तो नीचे मल्टीप्लाई किससे करें इसका, जो ऊपर हटानी है, जो क्वांटिटी हटानी है उससे आप नीचे डिवाइड करिए। मतलब इस इक्वेशन का मैं मल्टीप्लाई किससे करने वाली हूँ, डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार जे, के ऊपर और जे नीचे, जे आने से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी क्वांटिटी बच जाएगी। करवाना है क्या रिजॉइन? रिजॉइन करो पहले।